हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज भी चला रखी है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक समझाया है बहुत ही अच्छे से। सिटीजनशिप समझाया है बहुत ही अच्छे से। नेशन स्टेट के बारे में बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक से। इसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनार्की क्या होता है, फिर समझेंगे कि अनार्की क्या होता है, फिर थियोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस में भी, और अगर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसमें भी काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं डीयू से, इग्नू से, कहीं से भी, तो ये सारे एग्जामों में ये टॉपिक हमेशा कहीं ना कहीं कॉमन मिलेंगे और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सारे टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है मोनार्की। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो आप हर एक मोनार्की में देखेंगे। सबसे पहला जो फीचर होता है वो है लैक अकाउंटेबिलिटी। तो मोनार्की में ऐसा होता है कि अगर जो रूलर है, जो कि रूल कर रहा है मोनार्क, वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है। मतलब उसको जो मर्जी है वो कर सकता है। कोई उसको ना चेक करने वाला है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ना कोई उसको रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर कोई लेजिस्लेचर या फिर कोई भी मंत्री अगर कोई कानून बनाता है, अगर वो कानून लोगों के भले के लिए नहीं है, या ऐसा लगता है कि ये चीज़ लोगों के फायदे के लिए नहीं है, तो उसके पास चेक एंड बैलेंसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट है। तो कोर्ट उसको अगर नल एंड वॉइड भी कर सकता है अगर वो लॉ सही नहीं है। लेकिन मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्की में ऐसा कोई पावर होता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ पावर, सिंगल एंटिटी। मोनार्की की एक खास बात ये भी होती है कि जो सारा पावर है, जो भी सारा उसका अथॉरिटी है, वो एक ही इंसान के पास होती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, या एक टाइप ऑफ फैमिली के पास होती है, जो रॉयल फैमिली होती है। तो मोनार्की में हमने जैसे देखा कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे मोनार्क के पास सारा पावर होता है और मोनार्की अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, सिस्टम को रूल करता है। तो मोनार्की में भी हमने जैसे देखा कि हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर। ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर वर्ल्ड वॉर 2 में जाएँगे तो हिटलर। हिटलर एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर था। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो मन में आए वो करता था। किसी से भी लड़ाई कर लेना, अपने हिसाब से लेके चलना लोगों को, पूरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो एक तरीके से एग्जांपल होता है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर का। दूसरा है बेनेवोलेंट। देखो बेनेवोलेंट तो मेरा ओपिनियन ऐसा है कि बेनेवोलेंट अगर कोई डिक्टेटर है या फिर कोई मोनार्क है तो बेनेवोलेंट है, ऐसा बोलना थोड़ा एक ऑक्सीमोरन टाइप का है। फिर भी अगर देखा जाए तो 1927 20s 30s में अतातुर्क जो था, अतातुर्क एक टर्की का रूलर था। तो उसको बोलते थे कि वो लोगों के बहुत भले के लिए काम करता था, लोगों के बारे में सोचता था, तो इसलिए उसको बेनेवोलेंट बोल देते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मोनार्क है वो बेनेवोलेंट है। जब यहाँ पे लोगों का फ्रीडम ही नहीं है अपने कुछ भी काम करने का, तो वो बेनेवोलेंट होने का मतलब ही क्या है। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि उस देश में जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पे जो मोनार्क होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें मेंशन कर रखी होगी कि मोनार्क को कैसे क्या कर सकता है, मोनार्क के पास क्या पावर है, क्या क्या उसके पास राइट्स है, क्या क्या उसकी अथॉरिटी है, क्या क्या उसका जुरिडिक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन चाहता था कि हम नए तरीके से चले, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाए लेकिन जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है, जहाँ पे जो रॉयल फैमिली है वो रूल करती है, जहाँ पे प्रिंस और क्वीन रूल करते हैं, तो उसको भी हम लेके चले। तो इसलिए जो ब्रिटिश है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। लेकिन आप देखेंगे तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है बहुत ही पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है पूरा ब्रिटिश कंट्री, लेकिन एक एक कस्टम की वजह से बस उन्होंने मोनार्क को भी रखा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है कि मोनार्क बाउंड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मोनार्क जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बंधा हुआ है। तो ये हो गया मोनार्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अनार्की के बारे में। देखो अनार्की होता है कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, जहाँ जो कि स्टेटलेस सोसाइटी होती है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि कोई जगह है, वहाँ पे ना कोई तुम्हें देख रेख करने वाला है, ना तुम्हारे ऊपर किसी का कोई पावर है जो तुम्हें चेक कर सके, ना कोई पुलिस है, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आज साथ मिल के रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम अनार्की। आइए इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। दूसरा क्या है? नो गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं होती है कि गवर्नमेंट तुम्हें बताए कि ये काम करना चाहिए, ये काम सही है, ये काम गलत है, गवर्नमेंट भी नहीं होती है। स्टेटलेस सोसाइटी, तो वहाँ पे स्टेट भी नहीं होता है, जबकि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सिक्योरिटी का,
हमारे देख-रेख का, कोई अगर कोई बाहर से कोई हमें अटैक कर रहा है उसको बचाने का, या फिर आपस में हमने लड़ाई कर ली तो हमें पनिश करने का, या किसी को रोकने का, किसी के घर में बारजिन ना करने का, ये सारे पावर स्टेट के पास होता है। लेकिन अनार्की में एक स्टेटलेस सोसाइटी होती है। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर थोड़ा-सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 बहुत बड़े फिलॉसफर थे, हॉब्स, लॉक, रूसो। उन्होंने एक स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि लोगों ने अपने राइट्स को त्यागा और उन्होंने अपना आधे फ्रीडम को स्टेट को दिया, ताकि स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसको हम बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको पढ़ना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वॉलंटरी कोऑपरेशन, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे वो अपनी मर्जी से, मतलब खुद के स्वयं इच्छा से वो साथ में आके कोऑपरेट करके रह रहे हैं, विदाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और हायरार्किकल गवर्नमेंट, और जहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, कोई हायरार्किकल गवर्नमेंट भी नहीं है। तो ये होता है अनार्की। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है? थियोक्रेसी का मतलब होता है कि एक रिलीजियस स्टेट, जहाँ पे स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन होता है, मतलब स्टेट उस रिलीजन के द्वारा चलाया जाता है या फिर उस रिलीजन के अकॉर्डिंग चलता है। तो मतलब जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रिलीजन के हिसाब से चलते हैं। तो उसमें अगला पॉइंट क्या है? सुप्रीम रिलीजियस लीडर, हाईएस्ट पॉलिटिकल फिगर हेड। इसका मतलब होता है जो सबसे बड़ा जो लीडर होगा वहाँ हाईएस्ट पॉलिटिकल फिगर हेड होगा, मतलब जो रिलीजन का सबसे बड़ा आदमी होगा वहाँ पे, वही उसके पास सारी की सारी पावर होगी। मतलब जो गवर्नमेंट चलाएगा, जो पूरे कंट्री को चलाएगा, वो एक रिलीजियस हेड चलाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप वेटिकन सिटी देखेंगे चाहे सऊदी अरब देखेंगे, तो वहाँ पे जो वेटिकन सिटी में पोप चलाता है। अगर आप सऊदी अरब में देखेंगे तो वहाँ पे किंग सलमान चलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी रिलीजियस स्टेट होता है वहाँ पे जो सबसे बड़े पावरफुल अथॉरिटी होती है वो रिलीजन के द्वारा ही बनाए गए लोग होते हैं। तो ये होता है थियोक्रेसी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप क्या होता है? एन ऑटोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन रूलर हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर। ऑटोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक रूलर के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है और सारा डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है, वो एक अथॉरिटेटिव या डिक्टेटर है। तो अगर आप देखेंगे कि सारे जो पावर है उन्हीं के पास है। अगर कुछ बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो बाल काटने का भी हक, जैसा वो बाल काटते हैं वैसा बाल कोई और भी नहीं काट सकता। मतलब उस कंट्री में एक जैसा किम जोंग उन का बाल है, कोई और बंदा बाल भी नहीं वैसा काट सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो भी वहाँ से भाग के लोग आते हैं वो बताते हैं कि वहाँ बहुत ही बुरी हालत है, वहाँ पे ना फ्रीडम है ना कुछ है। ये एक ऑटोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया इस टाइम पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो चर्चिल ने एक बहुत टाइम पहले, चर्चिल जब जिंदा थे तो उन्होंने एक कोट कहा था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट बेस्ट अमंग अवेलेबल। मतलब डेमोक्रेसी सबसे खराब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जितने भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन सबसे बेटर है। आइए देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। सबसे पहला जो डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट है वो है रूल ऑफ द पीपल। लोगों का रूल, जो जनता है, जो सिटीजन है, उनका रूल। तो अब जैसे सबसे एक जो क्लीशे, हमेशा जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लीशे डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन ने दिया था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये आप सबको पता ही है, क्योंकि ये हर बार आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो डेमोक्रेसी में और क्या होता है? दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है तो डायरेक्ट अपने नेता को चुन लेते हैं। और बड़ी कंट्री जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, इंडिया, ब्रिटेन हो गया, ये सब कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। कैसे? हम चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं लीडर को, जो कि कंट्री को रन करते हैं या गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो कैसे होता है ये? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, मतलब इलेक्ट हम कुछ अपने, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो इंडिया में क्या होता है कि हम अपने एमपीज को चूज करते हैं, फिर हमारे एमपीज जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर वो गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाते हैं। ठीक, तो डेमोक्रेसी के कुछ हॉलमार्क्स होते हैं। क्या होते हैं हॉलमार्क्स? अकाउंटेबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में ना, हमेशा अकाउंटेबिलिटी होती है। तो हम कैसे कैसे इंश्योर करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है? तो उसका एक टूल्स होते हैं बहुत सारे। उसमें सबसे पहला टूल है पीरियोडिक इलेक्शन। अब पीरियोडिक इलेक्शन क्या होता है कि मतलब हर कुछ समय के बाद, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, यूएस में 4 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो हम इसके थ्रू हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से आपने काम नहीं किया तो हम आपको आने वाले 5 साल में, 4 साल में बदल सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक लूप होल भी है। कैसे? अब देखेंगे कि जो जो पीरियोडिक इलेक्शन है वो एक नेसेसरी कंडीशन है,
बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। कैसे आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कि वो एक इसका एक कंडीशन है कि हाँ भाई इलेक्शन टाइम पे हो रहा है तो डेमोक्रेसी सही से चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखें कि इराक में सद्दाम हुसैन हमेशा इलेक्शन जीतते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एक ऑटोक्रेटिक रूलर का पहचान बनाती थी उनका। और ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप करंट सिनेरियो से देखेंगे तो रवांडा में 2000 से पॉल कगामे हैं जो कि हर बार इलेक्शन जीत रहे हैं। तो वहाँ के कुछ अपोजिशन लीडर का भी ये मानना है कि ये फ्रॉड करके इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी है क्योंकि पीरियोडिक इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी पार्ट है एक डेमोक्रेटिक सेटअप का। अगला क्या है? रूल ऑफ लॉ। मतलब लॉ के द्वारा, ऐसा नहीं कि जिसका जो मन में आया वैसा चला दिया। लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉ के द्वारा पूरे कंट्री को चले, तो एक डेमोक्रेसी की एक खास पहचान है। अगला है इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया इंडिया के 4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा तो चेक एंड बैलेंसेस बना रहेगा। जैसे आपको मैंने पहले भी ऊपर समझाया कि अगर मान लो कि लेजिस्लेचर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम जाके जुडिशरी से कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर जुडिशरी ने अच्छे से अपने बंदों को चूज नहीं कर रहा है तो लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ बना सकते हैं। मतलब चेक एंड बैलेंसेस हमेशा बना रहता है। और अगर सिविल सोसाइटी हो, जैसे आप अगला पॉइंट देखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है। अगर वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर ऐसे हम सालों साल तक एक ही बंदा रूल करता रहेगा, इलेक्शन फ्रॉड करा करा के। अगला क्या है? स्ट्रॉन्ग सिविल राइट्स एंड अपोजिशन। देखो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो गवर्नमेंट कुछ भी गलत काम करेगी तो अपोजिशन उसको अपोज करेगा। ठीक है, अपोजिशन धरना देगा, अपोजिशन वहाँ पे लोगों को जाके समझाएगा। तो ये चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी का और इलेक्शन का। दूसरा क्या, इसी के साथ हमने ये पांचों पॉइंट को कवर कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो हमने मोनार्की भी कवर कर लिया, हमने अनार्की भी कवर कर लिया, हमने थियोक्रेसी भी कवर कर लिया, ऑटोक्रेसी भी कवर कर लिया, डेमोक्रेसी भी कवर कर लिया। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के लिए और भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।